हेलो मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण 15 दाज्यू साहित्य प्रकार कहानी का आज हम अभ्यास करेंगे। लेखक शेखर जोशी। लेखक का परिचय। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ है। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखक कर रहे हैं। आपकी चर्चित कहानी है ओशिका, घटवार, 60 के लोग, दाज्यू, हलवा एवं नौरंगी बीमारी। आपकी आदमी और कीड कहानी को 1995 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया है। कहानी दाज्यू का सारांश। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में भी काम करता है। उसके भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्र इस कहानी में हुआ है। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोर चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रह गई होगी। अंडजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें रहता उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भरा था, पर उसे इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। शब्दार्थ स्वभाव, अति स्वच्छ निर्मल उजाला, शिथिलता, सुस्ती, आलस्य, अनुमान, अंदाज, मीनू, व्यंजन सूची। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्व है। यह अकारण ही नहीं होता। एक इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ी होती है, विच्छो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं। अकेलेपन में, चौक की चहल पहल, कैफे में शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपना ही तत्व है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा तो दूर कितना दूर है। और तब उन्होंने अनायास की याद आने लगता है अपने गांव पड़ोस में आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे पर निकट शहर के कैफे होटल। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी
उन्हें लगता इन शब्दों की ध्वनि में ही वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ कहाँ हूँ बाबूजी? पहाड़ कहाँ हूँ बाबूजी? पहाड़ तो सैकड़े हैं। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस गांव में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, निर्जन, सुनसान, निसंग, किसी का साथ न होना, एकांकी, अकेलापन, जानवरमय कोलाहलपूर्ण। फिर भी नाम तो कुछ होगा? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। योता लोग लगू, वह संकोचता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकांकीपन की स्याही दूर हो गई और अब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव से रहने वाले हैं। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ी। उसके मुंह से शब्द निकलने चाह कर भी न निकले सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ऊंचा, माँ, बाबा, दीदी, भोली छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी का छाया निकट जाने पड़ी। ईजा, नहीं बाबा, नहीं दीदी, न भूली, नहीं दाजू, हाँ दाजू। 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच में अजनबी की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई दिया, दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, कहाँ भी हिम पड़ेगा। दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बोई की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाते। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू ने पूछता, दाजू कोई चीज? शब्दार्थ, हिम, बर्फ, अहंकार, अहंकार लाया दाजू। शब्दों को इतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता, कितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे का चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्होंने अब कैफे में ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता था और मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू, चाय लाओ? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू का चिल्लाते रहने को दिन रात किसी का प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध है कारण कर तमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं, यह भी उन्हें यह नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही अब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में, सर में, कोठरी में सिसरिया भर भर रोता था। घर गांव से दूर हुई ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीय प्रदर्शन का स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों में और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर भी घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्वक होती है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सही पात हिम्मत से हो गई।
कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उसने दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसका किया लाऊं डाज्यू कहाँ। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय और आमलेट, परंतु तब भी लाया डाज्यू। कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़ियों है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था, क्या तुम्हारा है? तुम्हारा लड़के? हेमंत ने असहन चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर डाज्यू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। सदा प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, स्वाभाविक, सहज, वेदना, पीड़ा। थैंक यू।